के मेले में एक साधु अपने तंबू जो इनके टेंट लगे हुए हैं उसके दरवाजे पर खड़ा था और एक लड़की महिला आप कह सकते हो वो अपने बेटे के साथ मेले में कुछ सामान खरीद रही थी। उसके बेटे की उम्र 10 साल होती है और वो साधु उस महिला की तरफ बहुत कैड़ी निगाहों से देखता है और इशारे ही इशारे में उस महिला को अपने तंबू में बुलाता है। वो महिला उसके टेंट में चली जाती है। इधर उसके ही पड़ोस का एक व्यक्ति उस महिला को भी देख रहा था, उस साधु को भी देख रहा था और सोचता है कि माजरा क्या है। और वो उस टेंट के पास पहुंचता है और जो कपड़े का उसमें दरवाजा पर्दा लगा हुआ था उसे हटाकर अंदर देखने लगता है। वो जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आइए जानते हैं इस साधु और इस महिला की सच्चाई के बारे में। नमस्कार, मैं महक चौधरी कौशाम्बी जिले की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक परिवार है। परिवार में एक लड़का है, एक जो कि शादी के योग्य हो चुका है और उसकी अब शादी हो गई है। शादी एक लड़की से हुई है। लड़की का नाम है प्रीति। प्रीति जिसके पति का नाम होता है अमन। अब दोनों पति पत्नी हैं। लड़का अभी तक कुछ भी नहीं कमाता है और वो अपना मस्ती में रहता है। माता पिता अब तक तो अपने बेटे की हर बात को झेलते थे, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तो उससे कमाने के लिए कहा जाता है। अमन पर जब बार बार कमाने का फोर्स किया जाता तो अमन अब कमाने की सोचता है और एक जगह जाकर नौकरी लग जाता है। अब अमन सुबह 6 बजे का जाया करता, रात के 9 बजे आया करता और जब रात को आता तो पत्नी अगर कुछ भी कहती तो उसे डांट धमकाया करता। कहता, मैं सारा दिन काम करता हूँ, मुझे परेशान मत किया करो। और इस बात को सुनकर पत्नी भी चुप हो जाया करती। उसे पता था कि उसका पति सारा दिन काम करता है, सारा दिन मेहनत करता है, अब क्या ही कहें। धीरे धीरे सिलसिला चलता है और अब वो पत्नी जो है वो घमंड करने लगती है कि उसका पति कमाने लगा है, अब क्या परेशानी है। और वो किसी किसी बात पर लड़ जाया करती। जब वो किसी बात पर लड़ती है तो सास और बहू में लड़ाई होने लगती है। रात को जब उसका पति अमन आया करता तो प्रीति जब भी शिकायत किया करती तो वो माना नहीं करता है और जब उसकी बात नहीं मानता है तो प्रीति को गुस्सा आता है। इधर अमन को भी गुस्सा आता है, लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और अब भी वो साथ साथ रहते हैं। धीरे धीरे प्रीति प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक बेटे को जन्म देती है। जब उसे बेटा होता है तो पूरे परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं और उस बेटे का नामकरण कराया जाता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। अब वो बेटा 5 साल का हो चला है, लेकिन जो अमन है वो नौकरी करता है। नौकरी के साथ साथ इतना परेशान रहने लगता है कि अब वो नशा करने लगता है। जब वो नशा करता है उस पर उसकी पत्नी उसे रोक लगाती है, उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, नशा सही नहीं होता। लेकिन वो पत्नी की एक बात नहीं सुनता है। इधर माता पिता भी उसे कहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, जो भी करना है अपने परिवार के भले के लिए और अच्छा करो, ये तो कहीं से भी तुम्हारे परिवार का भला नहीं होने देगी, ये जो शराब होती है। इस बात को अब अमन नहीं मानता है और अमन अपने उसी रास्ते पर चलता है और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि अमन गायब हो जाता है। सभी जगह अमन को ढूंढा जाता है, लेकिन अमन का कहीं भी अता पता नहीं मिलता है। इस बात से अमन के बारे में उसके माता पिता अफसोस सोचकर छोड़ देते हैं, क्योंकि अमन का एक छोटा भी भाई था और परिवार में पूरा था परिवार। छोटे भाई की भी शादी हो चुकी थी। अब प्रीति और उसका बेटा अकेले रह जाते हैं। प्रीति भी अपने पति को काफी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे कहीं नहीं मिलता है। लगातार 1 से 1.5 महीने प्रीति पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर भी काफी पूछताछ करती है, लेकिन उसे नहीं पता चल पाता है कि अमन कहाँ है। अब घर ससुराल में सास ससुर उससे लड़ाई करने लगते हैं। उसकी देवरानी आती है, वो उसे घर से निकाल देती है। अब अमन की पत्नी प्रीति और उसका बेटा बेघर हो जाते हैं। वो प्रीति अपने मायके जाती है। माता पिता उसे सहारा देते हैं, उसकी एक परचूने की दुकान खुलवाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारा पति तुम्हें बीच में छोड़कर चला गया, लेकिन हम तुम्हारे माता पिता हैं, मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाएंगे, तुम बिल्कुल भी किसी बात की चिंता मत करो। अब प्रीति एक परचूने की दुकान चलाने लगती है और अपने बच्चे को पालने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो बच्चा 10 साल का हो चुका है और अब कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले में वो घूमने के लिए और अपने बच्चे को घुमाने के लिए जाती है। कहती है कि कुंभ का मेला 12 साल में लगता है, पता नहीं अगली बार मौका मिले या ना मिले,
चलते हैं कुंभ के मेले में घूम कर आते हैं। वो और उसके पड़ोस की जो भी उसकी चाची ताई थी सभी एक ट्रैक्टर भरकर वो कुंभ के मेले में जाते हैं और वहां जाकर अब कुंभ के मेले में वो घूमने लगते हैं। वो प्रीति अपने बेटे को कुछ सामान दिला रही थी और वहीं आगे बढ़ती जा रही थी। तभी एक साधु वहां पर अपने आवास के लिए उन्होंने एक टेंट जैसी झोपड़ी बनाई थी, कपड़े से जो झोपड़ी होती है, पर्दे का उनका दरवाजा होता है। अब उस पर खड़ा हुआ था और बहुत कैडी निगाहों से वो प्रीति को देखे जा रहा था। जब भी प्रीति कुछ खरीदती वो उसे ही देखता है और जैसे ही प्रीति उसकी तरफ देखती है तो वो उस प्रीति को इशारा करता है अंदर बुलाने का। प्रीति सोचती है कि बहुत बड़े बड़े संत महात्मन यहाँ पर आए हैं, क्या पता मेरे पति के बारे में बता दे। और इसी मनसा से प्रीति अब उस साधु के पास चली जाती है। वो अंदर जाती है, साथ ही उसका बेटा आता है और दरवाजा बंद हो जाता है। वो जो पड़ोसी व्यक्ति प्रीति को देख रहा था उसे गुस्सा आता है, वो उसके पीछे पीछे जाता है और तुरंत पर्दा उठाता है तो वो देखता है कि जो साधु है वो प्रीति के पैरों में पड़ा हुआ है और आंखों से आंसू छलक रहे हैं और बार बार यही गुहार लगा रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दो। अब वो देखता है, एक पल के लिए उसे ऐसा एहसास होता है कि इस साधु ने इसके साथ कोई बदतमीजी करी है, शायद इस वजह से माफी मांग रहा है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तभी वो सुनता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से रहना चाहता हूं, तुम्हारे बिन मेरी जिंदगी अधूरी है। महाराज जी ने कहा है, मेरे गुरुदेव ने, कि गृहस्थी जीवन से बड़ा कोई भी पूजा पाठ नहीं होती, कोई भी धर्म नहीं होता। सबसे पहले हमें अपने बेटे का पिता होने का फर्ज निभाना है, तुम्हें पति होने का तुम्हारा निभाना है फर्ज, और तभी हम जो साधु का जीवन है उसे जी सकते हैं, जब हम अपने सभी फर्जों को पूरा निभाएं। उसके बाद मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे मैं कितना भी साधुत्व में रहूं, चाहे मैं कितना बड़ा साधु बन जाऊं। अगर मैं अपने जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है उससे मैं भागता हूं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब जो पड़ोसी व्यक्ति था उन सब बातों को समझता है तो वो समझ जाता है कि वाकई में ये उसका पति है, क्योंकि वो बार बार अमन कह रही थी और पड़ोस में सबको पता था इसके पति का नाम अमन था। अब वो भी वहां से वापस निकल आता है और अब वो दोबारा से वो जो महाराज जी हैं वो दोबारा से उनके पैरों में पड़ते हैं और बार बार माफी मांगने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन प्रीति कहती है कि मेरे जीवन का फैसला अब मेरे हाथ में नहीं है। जब से तुमने मुझे छोड़ा है उसके बाद से मेरे माता पिता मुझे संभालते हैं, कोई भी जरूरत मुझे पड़ती है तो वही मेरे लिए खड़े मिलते हैं, जैसा वह कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। अब उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे मेरा ये नंबर ले लो और मुझे अपना नंबर दे दो, मैं फोन करूंगा। तभी प्रीति कहती है कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, फोन मैं खुद करूंगी, मैं अपने माता पिता से बात करूंगी, अगर वो एग्री रहेंगे, राजी रहेंगे तुम्हारे साथ दोबारा से रहने के लिए तो ही मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। अब इस बात को सुनकर वो जो साधु महात्मा है वो चुप हो जाते हैं और अब बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं और वहां से प्रीति अपने घर चली जाती है। प्रीति अपने घर जाकर अपने माता पिता को सब कुछ साफ साफ बताती है और कहती है कि वो मेरे जीवन में दोबारा से आना चाहते हैं। इस बात पर माता पिता कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम्हारा पति है, मानते हैं कागजी कार्यवाही में तुम लोग एक दूसरे से दूर हो गए, काफी समय तुम्हें दूर होते हुए हो गया, पर अब तुम दोबारा से पति पत्नी बनकर रह सकते हो, क्योंकि हम जीवन भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब तक हमने तुम्हें साथ दिया लेकिन इससे आगे हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे और कैसे हम तुम्हें अकेला छोड़ेंगे हमें ही पता है। अगर तुम्हारे पति तुम्हारे साथ रहते हैं तो उससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी जितनी हम दोनों को होगी। इस बात पर प्रीति खुश हो जाती है, लेकिन प्रीति आज रात को फोन नहीं करती है और उधर अमन बेसब्री से अपनी पत्नी के फोन का इंतजार करता है। अब सुबह हो जाती है, दूसरे दिन दोपहर को प्रीति फोन करती है और बताती है कि ठीक है, मम्मी पापा मान गए हैं, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब अमन अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से अब ये आज्ञा लेते हैं कि मेरी पत्नी मिल गई है और मुझे इतना साहस भी आ गया है कि मैं उनके सामने जा सकूं। काफी दिनों से वो कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपनी पत्नी प्रीति के सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि उसे डर रहता था कि कहीं उसकी पत्नी उस पर भड़क ना जाए, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे मझधार में अपनी पत्नी को छोड़ा था। अब वो जो उसके गुरुजी हैं वो उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, जाओ अपने कर्तव्य निभाओ। और वो वहां से आता है, आने के बाद अपनी कटिंग कराता है और सामान्य कपड़े पहनता है। सामान्य कपड़े पहनने के बाद प्रीति के मायके आ जाता है।
वहां आने के बाद सास ससुर से भी माफी मांगता है, प्रीति से भी दोबारा माफी मांगता है। तभी सास ससुर कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम यहीं पर रहो, हमें कोई चिंता नहीं है। तभी अमन कहता है कि माँ बाबूजी, मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मैं उन्हीं के पास रखूंगा। मेरे भी हिस्से में खेत आता है, जमीन आती है, मैं वहीं पर जाकर रहूंगा। अब अमन अपनी पत्नी प्रीति को लेकर अपने गांव आता है और अपने माता पिता से मिलाता है और कहता है कि मैं वैराग्य के रास्ते पर चला गया था, लेकिन मुझे बताया गया है कि अगर हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बेटे को छोड़कर वैराग्य लेते हैं, तो इसमें हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और मुझे अब यहीं पर रहना होगा। जो भी मेरे हिस्से का है, मुझे एक घर दे दिया जाए या फिर मुझे एक कमरा दे दिया जाए जिससे कि मैं वहां पर रह सकूं। इस बात को सुनकर उसके जो छोटे भाई की बीवी है, वो बहुत तिलमिला जाती है। जब वो लड़ना शुरू करती है तो प्रीति उसे सामने से सबक सिखा देती है। प्रीति कहती है कि वो वक्त अलग था जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, अब वक्त अलग है, अब मेरे पति मेरी साथ हैं। जैसे ही इस बात को अमन सुनता है तो अमन को और भी एक अपने अंदर एक ऊर्जा शक्ति महसूस होती है और अब वो अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से रहता है, एक नौकरी ज्वाइन करता है और कमाता है और शाम को पति पत्नी और उसका बेटा बहुत ही आराम से रहते हैं। ये थी कहानी एक साधु की, जो एक महिला को बुलाते हैं अपने जो उनका रहने का आवास का जो जगह थी उसमें, और ये सब कुछ उसमें घटित होता है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आप प्रीति के बारे में कहना चाहते हैं और क्या आप अमन के बारे में कहना चाहते हैं, आप लिखकर सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।